कहते हैं नेसेसिटी द इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, और कंज्यूमर ई कॉमर्स के लिए तो कई प्लेटफॉर्म थे ही, लेकिन इंडस्ट्री की डिमांड को पूरा करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की कमी थी और इसी ज़रूरत को मोगलिक्स कंपनी की बुनियाद पड़ी है। 6 साल में यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाली मोगलिक्स को हमने चुना है आज का स्वदेश हीरो। एक नज़र डाल लेते हैं मोगलिक्स की सक्सेस स्टोरी पर। दो 2021 कई स्टार्टअप कंपनियों की कामयाबी भरी उड़ान के लिए याद रखा जाएगा। युवा हौसले की उड़ान की दम पर यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनियों के क्लब में एक नया नाम शामिल हुआ, मोगलिक्स। 2015 में शुरू हुए स्टार्टअप वेंचर मोगलिक्स में रतन टाटा के निवेश के साथ इसकी उड़ान को पंख लग गए और महज 6 साल में ही कंपनी यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गई। IIT, IIM और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के यंग प्रोफेशनल से सजी मोगलिक्स बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर काम करती है, जिसकी शुरुआत IIT कानपुर और ISB से पढ़ाई करने वाले राहुल गर्ग ने की। जब राहुल गूगल एशिया में बतौर एडवर्टाइजिंग और स्ट्रैटेजी हेड काम कर रहे थे, तब उन्होंने महसूस किया कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंज्यूमर को तो अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन बिजनेस और कंपनियों के ऑनलाइन डिमांड को पूरा करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कमी है। इसी जरूरत ने 2015 में एक नए स्टार्टअप मोगलिक्स को जन्म दिया, जिसका मकसद इंडस्ट्री में छोटे से छोटे सामान के लिए होने वाली भागदौड़ को कम कर उन्हें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए मुहैया कराना है। वजूद में आने के बाद ही रतन टाटा और दूसरे कई निवेशकों से $1.5 मिलियन का फंड मिला। इसके बाद निवेशकों की तो जैसे लाइन ही लग गई। निवेशकों का भरोसा बढ़ा तो कंपनी का बिजनेस भी बढ़ा। 2021 में फाल्कन एज और हार्वर्ड मैनेजमेंट कंपनी ने मोगलिक्स में $120 मिलियन का निवेश किया और इसी के साथ ही कंपनी $1 बिलियन वैल्यूएशन को पार करते हुए यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गई। इसके साथ ही मोगलिक्स रिसोर्स प्लानिंग और फाइनेंस के साथ साथ मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशनल सप्लाई भी मुहैया कराती है। GST आने के बाद यूनिफॉर्म टैक्स रिजीम का फायदा भी कंपनी को हुआ और कई राज्यों से डिमांड आने लगी। मोगलिक्स का 65% से ज्यादा बिजनेस टियर 1 और टियर 2 शहरों से आता है। कोरोना संकट के दौरान जब देश ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कमी से जूझ रहा था, मोगलिक्स की टीम एक्शन में आ गई। चार्टर फ्लाइट के जरिए विदेशों से जरूरी सामान मंगवाकर 6000 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तैयार किए गए। अपनी जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ मोगलिक्स कामयाबी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। मोगलिक्स से फिलहाल 5 लाख से ज्यादा SME कंपनियां और 3000 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जुड़े हैं, जो भारत के साथ साथ सिंगापुर, UK और UAE में मौजूद हैं। मोगलिक्स का ग्लोबल विस्तार जारी है। ET नाउ स्वदेश। चलिए, तो यहाँ पर मोगलिक्स के फाउंडर राहुल गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राहुल, स्वदेश आर में आपका स्वागत है। पहला सवाल ये बताएं कि मोगलिक्स की जर्नी आखिर कैसे शुरू हुई है? स्टार्टअप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए शुरू होते होते आपको और कौन कौन सी मुश्किलों का आखिर सामना करना पड़ा, और आपने नॉर्म से अलग B2B सेगमेंट आखिर क्यों चुना है? अक्सर स्टार्टअप में 2-3 फाउंडर्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं, लेकिन आपने अकेले ही स्टार्टअप की शुरुआत की है। कैसे शुरुआत हुई है, इसकी कहानी बताएं। मोगलिक्स से पहले मैं गूगल में था 5 साल और पूरे एशिया में स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशंस रन करता था। तो मेरा इंटरेक्शन सारी ई कॉमर्स कंपनी, चाहे वो कंज्यूमर कॉमर्स कंपनी होगी, फ्लिपकार्ट, ओला, चाइना की कंपनीज, जापान की कंपनीज, सबसे इंटरेक्शन होता था। एंड उन्हीं में से कुछ इंटरेक्शन के दौरान मुझे लगा कि जो काम आज के टाइम कंज्यूमर कॉमर्स में हो रहा है कि हम घर बैठे मोबाइल आ सकता है, कपड़े आ सकते हैं, जूते आ सकते हैं, खाना डिलीवर हो सकता है, ये काम बिजनेसेस के लिए क्यों नहीं हो रहा है। एंड मैं फरीदाबाद में पला बड़ा था, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफी प्रेवलेंट थी 80s और 90s में, और आज के टाइम भी है। सम ऑफ द लार्ज ट्रैक्टर कंपनीज और ऑटोमोटिव कंपनीज फरीदाबाद में ऑपरेट करती हैं। तो मेरा दिमाग में ये आया कि ये काम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कौन करेगा, और अगर ये हम लोग जो कि टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जो कि आज के टाइम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी एक लाइफ को सिंपल कर सकती है, तो वही काम हम बिजनेसेस के लिए क्यों ना करें। एंड इसी तरह मोगलिक्स की शुरुआत हुई। हमने कहा कि हम अलीबाबा का सेकंड वर्जन बनाएंगे, जहाँ पे कि
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, उनको कन्वीनियंस के साथ जो भी प्रोडक्ट वो चाहें, आज के टाइम 5 लाख प्रोडक्ट मोगलिक्स के थ्रू अवेलेबल कराए जाते हैं और उनकी फैक्ट्री में डिलीवर किए जाते हैं। तो इस तरीके से मोगलिक्स की शुरुआत हुई। मैं वापस इंडिया मूव हुआ, फरीदाबाद में वापस अपने ग्रास रूट्स पे, और वहीं से शुरुआत की कि हम ये बनाएंगे इंडिया के लिए और फिर ग्लोबली भी इसे बढ़ाएंगे। सो मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस वाले होते हो, तब आपको को-फाउंडर्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है, बिकॉज़ आप या तो टेक्नोलॉजी बना सकते हो, या आप सेल्स कर सकते हो, या फिर आप फाइनेंस देख सकते हो। क्योंकि मैं 15 साल का एक्सपीरियंस था मेरे को ऑलरेडी, तो मैंने इनमें से कई सारे पहलुओं को देखा हुआ था। और दूसरा क्या कहते हैं, मेरे को एक स्टेटमेंट जो कि फेमस है इंडिया में कि अकेला चलो और फिर कारवां बन जाएगा। तो मेरे को लगता है कि क्योंकि उस वक़्त ऐसा कोई को-फाउंडर नहीं था जो कि इमीडिएटली जॉइन करने के लिए तैयार था, या जिसको मेरी तरह बी2बी और मैन्युफैक्चरिंग में उतना इंटरेस्ट था जितना कि मेरा था। बिल्कुल, ये बताएं कि आपने जल्द ही यूनिकॉर्न कंपनी का खिताब भी हासिल कर लिया और आपको रतन टाटा का भी साथ मिला है, तो इस सफ़र में और किस-किस से मदद मिली? मैं मानता हूँ कि हम थोड़ा लकी रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कई बार बाकी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को मैं जो देखता हूँ। उसका एक कारण ये भी है क्योंकि 15 साल का आपका अगर एक्सपीरियंस है और आपने उसमें काफ़ी अच्छे लोगों के साथ काम किया है, काफ़ी अच्छा काम किया है, तो वो सारे लोग जिन्होंने पास्ट में मेरे साथ काम किया था, मेरा गूगल का बॉस, मेरे कुछ जानकार और दोस्त, उन लोगों ने सपोर्ट किया। कई फंड्स ने जब मेरा एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड देखा और कहा कि अगर आप इस प्रॉब्लम को सही में सॉल्व कर ले तो ये लार्ज प्रॉब्लम है, तो हम आपको सपोर्ट करना चाहेंगे। तो हमारे अर्ली इन्वेस्टर्स थे जंगल वेंचर्स, एक्सेल पार्टनर्स, मिस्टर टाटा, शैलेश राव, समीर सूद। सो सम ऑफ दीज पीपल केम फॉरवर्ड और इन्होंने लगभग $1.5 मिलियन के आसपास का पहला सीड राउंड हम लोगों ने किया। जहाँ तक मिस्टर टाटा का सवाल है, हम लोगों को मौका मिला उनके साथ 45 मिनट उनको समझाने का कि हम क्या करना चाह रहे हैं, एंड उन्हें वो इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने कहा इसमें ये प्रॉब्लम तो अच्छी है लेकिन इसमें मुश्किलें भी आएंगी, और उन्होंने कुछ सजेशंस भी दिए, और इस तरह उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ वो पर्सनल कैपेसिटी में हमारे को एक एंजल चेक के साथ सपोर्ट करना चाहेंगे। एंड वो काफी अच्छा मोटिवेशन था हमारे लिए, क्योंकि हमें लगा कि एटलीस्ट हम सही डायरेक्शन और सही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आसान प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग हैं जिन्हें बिलीफ है कि ये प्रॉब्लम बड़ी है और अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक अच्छा बिजनेस बनाया जा सकता है। अच्छा, भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम कितना बदला है? क्या आप भी आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे हैं? स्टार्टअप इकोसिस्टम एक कंपनी की तरह ही है कि वो इवॉल्व होता रहेगा। उसमें जो जर्नी होती है, जब आप मैच्योर सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ चीजें ऊपर जाएंगी, कुछ चीजें नीचे जाएंगी। जैसे 2015 में काफी सारी स्टार्टअप्स फंड हुई थी, उनमें से काफी सारी बंद भी हो गई थी। फिर 2016-17 में थोड़ा सा करेक्शन आया था स्टार्टअप इकोसिस्टम में कि 21 में आई वुड से कि काफी स्टार्टअप्स की विजिबिलिटी बढ़ती जा रही है। एंड ये चेंज हमने देखा है एक्चुअली स्टार्टिंग मेरे ख्याल से 2018 से हमने ये चेंज देखा है कि इंडिया के बजट में स्टार्टअप का मेंशन होना शुरू हो गया, जो कि काफी बड़ा अचीवमेंट है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो ग्रो हो रही होती है। इसी तरह इस साल बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्टार्टअप्स आईपीओ की तरफ जा रही हैं, तो एक स्टार्टअप्स का जो नेक्स्ट जर्नी है वो चालू हो गया है पूरी इंडस्ट्री का, कि अगले 3 साल में मेरे को ऐसा लगता है कि कम से कम नहीं तो 25 स्टार्टअप होंगी इंडिया की जो कि लिस्टेड होंगी, और वो काफी एनकरेजिंग होगा हमारे सारे इकोसिस्टम के लिए। आई थिंक हम काफी यंग है एज कम्पेयर टू जितनी भी कंपनीज पब्लिक गई हैं। हम उनसे कम से कम 3 से 4 साल छोटे हैं, कईयों से 10 साल छोटे हैं। तो मेरे को लगता है कि हम थोड़ा सा अर्ली है, बट मेरे को लगता है कि 2023 या 2024 के आसपास हमें पब्लिक जाने की कोशिश करनी चाहिए एज ए कंपनी। बट अभी हम लोग जिस स्पीड पे ग्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से कर्व पे हैं इनोवेशन के और इकोसिस्टम चेंज के, अभी के टाइम पे ये ठीक नहीं होगा हमारे लिए पब्लिक जाना।
एक्सपेंशन को लेकर क्या प्लान है? अगर कोई युवा एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो क्या सलाह होगी आपकी? हमारे साथ कम से कम नहीं तो 16,000 एसएमई सप्लायर्स जुड़े हुए हैं और हम और बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। तो हमें रियलाइज किया कि उन सबको दिक्कत आती है कि वो फाइनेंसिंग की दिक्कत आती है। तो हमने क्रेडिलिक्स करके अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे कि एसएमई सप्लायर सप्लाई चेन फाइनेंसिंग ले सकते हैं हमसे। और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में हम काफ़ी सारे सप्लायर्स को इसके थ्रू सपोर्ट कर पाएँगे, उनकी फाइनेंसिंग नीड पे सपोर्ट कर पाएँगे और जिससे वो अपनी आप को ज़्यादा फास्ट ग्रो कर सकते हैं। सेकंड, हम लोगों ने 2-3 महीने पहले अनाउंस किया है कि हमने यूएई में अपना एक्सपेंशन किया है, तो हम जीसीसी कंट्रीज़ में एक्सपैंड कर रहे हैं और अगेन हमें लगता है कि हम काफ़ी सारा सप्लायर्स मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के जो कि एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ना सिर्फ इन कंट्रीज़ में बट अफ्रीका में और ब्रॉडर वेस्टर्न वर्ल्ड में आई थिंक हम उन्हें सपोर्ट करेंगे एंड हमें लगता है कि आने वाले टाइम में मोग्लिक्स और कई कंट्रीज में एक्सपैंड करेगा जैसे-जैसे हमारा ट्रैवल थोड़ा-सा आसान होता है और हम लोग और सक्सेस पाते हैं यूएई मार्केट में। वीसी वर्ल्ड कोई ऐसा अलग नहीं है कि जो कि नॉर्मल बिज़नेस बनाने के तरीका। तो बिज़नेस बनाने के लिए क्या ज़रूरत है कि कितना बड़ा मार्केट है, क्या प्रॉब्लम है, आप उसे कैसे सॉल्व करोगे, आपके क्या क्रेडेंशियल्स हैं जिसके बेसिस पे आप उस प्रॉब्लम को बेहतर सॉल्व कर सकते हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में और आपको उसके लिए क्या-क्या काम करने की ज़रूरत है, कितना पैसे की ज़रूरत होगी। अब सवाल ये उठता है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए सुझाव क्या आप देना चाहते हैं? भारत की ग्रोथ स्टोरी को आखिर आप कैसे देखते हैं? जब हमने स्टार्ट किया था तब जीएसटी नहीं था तो कई सारे हमें टैक्सेशन दिक्कत की महसूस हुआ था जो कि जीएसटी से काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो चुका है आज के टाइम। तो मेरे को लगता है डेफिनिटली जीएसटी काफ़ी बड़ा और अच्छा चेंज था गवर्नमेंट की तरफ से। सेकंड अगर मैं देखता हूँ तो जैसे-जैसे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चाहे आज के टाइम में पीएलआई पॉलिसी देखूँगा जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलता है तो इनडायरेक्टली मोब्लिक्स को बढ़ावा मिलता है। अगर हम लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे तो कंट्री भी आगे तरक्की पे पहुँचेगी। तो मेरे को लगता है कि इंडिया का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, मैं काफ़ी बुलिश हूँ। ऑल्सो मेरे को लगता है कि हमें ये पैंडेमिक से सीखना चाहिए कि अगर हम लोग सारे मिलके मेहनत करेंगे और ना सिर्फ इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे, बल्कि बाहर के सप्लाई चेन में भी एक्ट करेंगे, तो आई थिंक हम लोग काफ़ी काफ़ी बड़ी इकोनॉमी बना सकते हैं। ना सिर्फ $5 ट्रिलियन मेरे को तो ऐसा लगता है कि इंडिया $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है अगले 10 साल में। चलिए, इसी के साथ बहुत-बहुत शुक्रिया समय निकाल कर हमसे बात करने के लिए और आपके तमाम एक्सपेंशन प्लान्स और पूरे सफ़र के लिए आपको शुभकामनाएँ। हम आगे